बागी गांव में अधेड़ दिव्यांग महिला से दुष्कर्म कर मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। महिला का शव एक कुएं से मिला। मृत महिला की उम्र 55 साल थी और उसे जन्म से आंखें नहीं थी। नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे बागी गांव के 3 युवकों ने नशे में धुत होकर इस लाचार महिला से बर्बरता की और हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया। कैरो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी बालकेश्वर उराव, सूरज मिंज और रोबिन उराव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुछ और आरोपी भी हो सकते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र से एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जन्मजात अंधी अधेड़ महिला के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर उसके शव को कुआं में फेंक दिया। मामला प्रकाश में आते ही पुलिस तत्परता से इस पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर गाँव के ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखना आगे होगा कि इस घटना में कितने कोई संलिप्त हैं और कितने कोई इस घटना को अंजाम देने में थे। हालांकि पुलिस द्वारा इस तरह से घटना आने के बाद लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई से इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोगों पर अंकुश नहीं लगती है और लगातार जिले में इस तरह की घटनाएं आ रही है। हम बात करें, कुछ दिन पहले ही गुडू थाना क्षेत्र में भी गैंगरेप की मामला सामने आई थी। उससे पहले बगड़ू थाना क्षेत्र के आर्या गांव में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया था। हालांकि लोहरदगा पुलिस इस तरह से घटना हो रही है, कार्रवाई तो हालांकि होती है, लेकिन कार्रवाई का कुछ अंश जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, जिसके कारण जिले में लगातार इस तरह से घटनाएं हो रही है। लोहरदगा पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए, लगातार इस पर कार्रवाई कर ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह से निंदनीय घटना पर अंकुश लग सके। आकाश साहू, न्यूज 18 लोहरदगा। वहीं धनबाद की बीबीएमकेयू के वीसी सुखदेव भोई ने भ्रष्टाचार को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। एग्जाम सेक्शन से लेकर फाइनेंस सेक्शन तक हर तरफ भ्रष्टाचार हावी है। हालांकि उनके प्रयास से 90% तक भ्रष्टाचार कम हुआ। जो भी भ्रष्टाचारी बचे हैं उन्हें उन्होंने कड़ी चेतावनी दे दी है कि वो रंगे हाथ पकड़े गए, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। साथ ही भेलाटाड़ में 180 करोड़ रुपए से बने यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग में भी उन्होंने खामियों की बात कही है। तो मेरे विचार में मेरे ऑफिस में बैठता हूं, लगभग 90% करप्शन नील हो चुका है। जो परसेंट थोड़े में रहा, एग्जाम सेक्शन हो कि फाइनेंस सेक्शन भी हो, जो करप्शन था तो शायद नहीं है। और मैं बताता, मैं तो कहा दिया था, अभी मैं जिसको पकड़ूंगा ना हाथ काट दूंगा। वहीं जेपीएससी ने नए साल को रोजगार का साल करार दिया है। रांची के झारखंड मंत्रालय में जेपीएससी अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा समेत तमाम सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। साथ ही नए साल में ज्यादा से ज्यादा बहाली करने का ऐलान किया। केरकेट्टा ने कहा कि साल 2013 तक के तमाम पुराने मामलों का निपटारा हो रहा है और जल्द ही एक के बाद एक वैकेंसी निकलेगी और तय समय सीमा के अंदर बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट दिया जा सके, क्योंकि हम जितने भी सदस्य हैं, पूरा आयोग जो है बिल्कुल कृत संकल्प है कि जो भी लंबित प्रश्न हैं, जो भी लंबित प्रकरण हैं, वो सारे रिज़ॉल्व कर लिए जाएं जल्दी से जल्दी। और नए से नए जो भी प्रकरण हमारे पास आ रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व करने की हमारी इच्छा है। तो उसके लिए पूरी तैयारी और पूरी कोशिश हमारी रहती है। वहीं हजारीबाग पुलिस की जांच में अब तक बिरहोरों को गोमांस खिलाने की पुष्टि नहीं है। बरियट्ठा गांव निवासी मनोज बिरहोर की शिकायत पर बरही के एसडीपीओ नाजर अख्तर और बरही थानेदार ललित कुमार ने दूसरे दिन भी गांव का दौरा किया। कई ग्रामीणों से बातचीत भी की, पर किसी ने आरोपों की पुष्टि नहीं की है। हालांकि बरही पुलिस ने मामले की जांच जारी रखने की बात कही है। इस मामले का मुख्य आरोपी खलील मियां फिलहाल सलाखों के पीछे है। शेष पाया गया, जिसको हम लोग जब्त किए और उसको डिस्ट्रॉय किए। मनोज बिरहोर के लिखित आवेदन के आधार पर केस दर्ज की गई है और उसमें मेन रूप से जो अभियुक्त थे खलील मियां, उसको गिरफ्तार करके हम लोग कल जेल भेज दिए। इसमें आज एसडीपीओ सर के साथ भी हम लोग वहाँ जांच में गए थे। जो मांस खिलाने की बात प्रकाश में आ रही है, वो वहाँ पर लोगों से बयान
लेने पर इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो रही है और आगे हम लोग जांच कर रहे हैं सर। अब पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है, जहां कल से ही सब बड़ी पुलिस इस पूरे मामले में हरकत में है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं आज फिर से थाना और थाना के स्टाफ साथ ही साथ बड़ी एसडीपीओ भी मौका वारदात पर पहुंचे थे, वहां जांच किया। हालांकि जांच के बाद अब जो बातें सामने आ रही हैं कि जांच में गौ मांस खिलाने की जो बात सामने आ रही थी उसकी पुष्टि अब तक पुलिसिया जांच में नहीं हो पाई है। हालांकि बड़ी पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि अगर इस पूरे घटना में कुछ और लोगों की भी संलिप्तता होती है और कुछ और भी जांच में सामने आता है तो इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें पुलिसिया जांच के बाद सामने आती है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। वहीं साहिबगंज के राधानगर में बर्बरता के शिकार चंदन रविदास से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने राधानगर पुलिस से 5 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की। और इसके अलावा विधायक ने मारपीट में घायल चंदन रविदास को साहिबगंज के सूर्या अस्पताल में इलाज कराने की बात कही है। इसका खर्च वो खुद उठाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी कार्रवाई करने की मांग की। अपराधियों से भी बड़ा सलूक कैसे कर सकता है? यह आप उसी के गांव का बगल का गांव है, जैसा बता रहा है लोग कि यहाँ बगल में गांव का कुछ ही दूरी पर गांव है और वहाँ उसको चिन्हित करके उसको प्रतिबंधित मांस खिलाने के लिए दबाव बनाना, तो कहीं ना कहीं वो ताकतें सक्रिय है। लेकिन कानून व्यवस्था का पालन करने वाले अधिकारियों के ऊपर जिम्मेवारी है कि ऐसे आपराधिक करने वाले, जो कृत्य करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का खेल कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को चिन्हित करके और कठोरता से दंडात्मक कार्रवाई करें। वहीं साहिबगंज में गंगा नदी में ट्रक के साथ डूबे ड्राइवर सफेदुन अंसारी का शव 5वें दिन निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पीड़ित परिजनों को डीबीएल कंपनी ने तत्काल 1 लाख रुपए की मदद दी है। पिछले सप्ताह ही डीबीएल कंपनी के कार्गो शिप से ट्रक के साथ साथ ड्राइवर भी डूब गया था और इसके अलावा कई और गाड़ियां भी पानी में समा गई थी। डीबीएल की ओर से पिछले 5 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये सफलता मिल सकी है। 3-4 प्रोविजन है, उसके तहत उनको 20 से 25 लाख रुपए उनके नॉमिनी के अकाउंट में मिलेगा, अकाउंट पेमेंट होगा। और अभी उनको अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए 1 लाख रुपया कंपनी द्वारा मुहैया कराया जाएगा। कब तक उनको ये सब प्रोवाइड हो जाएगा सर? वो 3-4 अलग अलग प्लान, जितना जल्दी इन लोग पेपर देते जाएंगे, जिसमें कुछ में डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा, कुछ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिक्वायर्ड है, वैसे वैसे पेपर जैसे मिलेगा वो सब डिस्बर्स होता चला जाएगा। वहीं पारसनाथ को तीर्थ स्थल बनाने की मांग को लेकर जैन धर्मावलंबियों का देशव्यापी आंदोलन तेज होता जा रहा है। जयपुर में जैन साधु मुनि श्री सुग्गे सागर जी महाराज की समाधि के बाद गिरिडीह में भी जैन साधु ने प्रण प्रतिज्ञा ली। साथ ही मांग पूरी होने तक आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। इस दौरान वो सिर्फ लिक्विड भोजन ही लेंगे। और रांची पुलिस ने सड़क पर जबरन पैसे की उगाही करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में नामकुम में इस गिरोह के द्वारा वाहन से टक्कर के बाद न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि जबरन एटीएम से 10,000 रुपए भी निकलवाए गए। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस के अनुसार गिरोह के द्वारा पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। सभी लोगों को पकड़े, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें संदीप टूटी, मनीष टूटी, प्रेम हंसदा, मंगल मुंडा, प्रकाश मुंडा, सभी नामकुम थाना के विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं और लोग पहले भी संदीप टूटी जेल वगैरह गिरफ्तारी के केस में जा चुका है। वहीं जमशेदपुर के साक्षी निवासी अजय मोदी के घर 2 करोड़ 10 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पीड़ित अजय मोदी के भाई शैलेश मोदी भी शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 7.70 लाख रुपए और चांदी के बर्तन बरामद किए हैं। चोरी के पीछे भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद था। 9 अक्टूबर 2022 को साक्षी थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें काफी मात्रा में कैश और ज्वेलरी की चोरी होने की बात की गई थी। लगातार काम करते हुए अल्टीमेटली वी हैव गॉट द अचीवमेंट, हम लोग को सफलता जो मिली है उसमें ये बात साबित हुई
कि इनके जो वादी हैं इस घटना के, उनके अपने भाई ही थे जो इस पूरे घटना को रचने में और षड्यंत्र करने में शामिल थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में आम जनता परेशान है, जबकि मंत्री और अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। हर जगह लूट और भ्रष्टाचार मची हुई है। इस सरकार के चलते आज युवा, बेरोजगार, छात्र, नौजवान, किसान, आम जनमानस परेशान है। अधिकारी मालामाल हो रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए मंत्री से मुख्यमंत्री मालामाल हो रहे हैं और आज जनता बेहाल है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार की चुप्पी के कारण असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इससे राज्य में धर्मांतरण, गौ तस्करी और धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया जा रहा, जिसे बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तस्करों का जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है या जो लोग इस तरह से धर्म परिवर्तन में शामिल हैं, अगर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो लोगों का विश्वास न सिर्फ डिगेगा बल्कि इस सरकार के प्रति आक्रोश भी बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो यह मानती है कि सरकार की चुप्पी की वजह से ये धर्मांतरण का मसला हो या फिर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मसला हो, वह सर चढ़ करेगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने कहा कि झारखंड सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल रही है। राज्य के बड़े जिलों में पुलिस की पोस्टिंग के लिए बोली लगती है। हेमंत सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह नाकाम है। सरकार से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में लगी हुई है। इतने बड़े जिले हैं, उन पर पुलिस के विभाग में जो पोस्टिंग होती है उसकी बोली लगती है और ये सर्वविदित है। सरकार के द्वारा किए गए व्यापक भ्रष्टाचार की बात हो, कानून व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति की बात हो, तुष्टीकरण के तमाम मामलों की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे विकास के जो पैमाने हैं उन पर पूरी तरह से सरकार के फेल होने की बात हो। वहीं राजधानी रांची में बगैर परमिट के धड़ल्ले से ऑटो चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए ऑटो चालकों को यातायात थानों को पैसे देने होते हैं। रांची में परमिट वाले डीजल ऑटो 2365 है, जबकि सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या 2605 है। लेकिन वर्तमान में राजधानी में करीब 10,000 ऑटो चल रहे हैं। इस मामले पर रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी का कहना है कि जल्द ही अवैध ऑटो को लेकर अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रदूषण के मद्देनजर अहम निर्णय लिए जाएंगे कि ऑटो चालक सीएनजी लें, तभी उन्हें परमिट मिलेगी। एक अभियान जरूर चलेगा ताकि जो जिनके पास परमिट नहीं है या तो वो सीएनजी में कन्वर्ट कराएं या फिर परमिट की संख्या हम लोग बढ़ाएं। तो सवाल यही हुआ था कि कोविड के बाद बहुत सारी गाड़ियां लोग लेके आए हैं और परेशानी में लोग हैं, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मैटर है और हम लोगों को पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। वहीं पलामू में नए साल पर पिकनिक स्थलों पर 2 दिनों तक काफी गहमा गहमी रही, लेकिन कुछ सैलानियों ने स्वच्छता मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिससे चारों तरफ गंदगी का अंबार लग गया। नदी और मैदान में सिर्फ कचरा ही नजर आ रहा है और इस अवसर पर प्रशासन द्वारा भी साफ सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पूरे समाज के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। सबको इसका पर्यावरण का ख्याल सबको रखना चाहिए, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाँ ये सब पत्थर फेंक रहा है या ये है, सबको अपना अपना सब ख्याल करेगा, सब ठीक हो जाएगा। और पलामू में कोरोना की टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी है। जिले में बूस्टर डोज भी लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और सुस्ती के कारण ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। कोरोना की नई लहर की सूचना के बाद फिर एक बार टीकाकरण कराने लोग पहुंचने लगे हैं और इधर उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि मास्क और सैनिटाइजर का बखूबी प्रयोग करें। लोग बूस्टर डोज लेने के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और अब जब से न्यूज़ पे हमारा चलने लगा है कि बूस्टर डोज लेना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है कि हमें 3rd डोज लेनी पड़ेगी, सभी लोगों को लेना है, तो लोग अभी हमारे पास लेने के लिए बूस्टर डोज आ रहे हैं। और जिनका कोविशील्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन है या कोर्बेवैक्स जो भी वैक्सीन है, वो सारे लोग अभी हमारे पास आ रहे हैं, सारे लोग को दिए जा रहे हैं। जिला वासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जिला में कोविड से बचाव के लिए अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है और जो कोविड प्रोटोकॉल है ज़रूर उसको फॉलो कीजिए और जो बूस्टर डोज है वो ज़रूर लीजिए। और अभी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और जो कमी है वो बहुत जल्दी हम लोग को वैक्सीन आने वाला भी है।
और हॉकी के महान खिलाड़ी ओलंपियन मरांग गोमके जयपाल सिंह की आज जयंती मनाई जा रही है, लेकिन रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित मरांग गोमके स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम 1.5 साल बाद भी अब तक अधूरा है। इसे 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी न्यूजीलैंड से मंगाए गए टर्फ को स्टेडियम में बिछाया नहीं जा सका है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। खेल के क्षेत्र में हॉकी ने दुनिया भर में झारखंड को सबसे ऊंची पहचान दी है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में, जहां आप देख सकते हैं कि इस स्टेडियम का जो निर्माण होना था, पुनरुद्धार जो होना था, वो जीर्णोद्धार होना था। आपको काफी पहले ही 6 महीने का जो लक्ष्य था कि इस पूरे स्टेडियम को यहाँ पर तैयार करके एस्ट्रोटर्फ बिछा देना है, लेकिन 1.5 साल गुजर गए, अभी भी स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो कहते हैं कि जो सॉलिड जो पिचिंग होती है वो बिछा दी गई है, लेकिन एस्ट्रोटर्फ की जो पिचिंग है वो अभी बाकी है। न्यूजीलैंड से यहाँ पर टर्फ आकर रखा हुआ है। तकरीबन 2.5 करोड़ की लागत से ये टर्फ वहां से लाए गए हैं, लेकिन बिछाने का काम जिन्हें जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई थी वो आज तक इसे पूरा नहीं कर पाई है। खेल विभाग से जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि बारिश का महीना था और बारिश के महीने की वजह से उस समय में टर्फ को बिछाने का काम नहीं होता है। लेकिन जवाब सही है, लेकिन जवाब ये भी जानना जरूरी है कि क्या वास्तव में बारिश का महीना 1.5 साल तक रहता है। हमारे साथ यहाँ पर झारखंड हॉकी एसोसिएशन के महासचिव, उनसे जानेंगे। देखिए, लेट का कारण था कि इस बार जो बारिश रहा ये दिसंबर तक बारिश रहा, और बारिश में अगर इसमें पिचिंग करके वो करेगा तो इसका लाइफ कम हो जाएगा। वो कर देता, लेकिन वो ये इसलिए नहीं किया कि बारिश में पिचिंग छोड़ता है और फिर क्या होगा कि बबल आएगा, तो बबल को ठीक कराने में फिर हमको 6 महीना लग जाएगा। कि आज मरांग गोमके जयपाल सिंह की जयंती है। एक तरफ हॉकी झारखंड कह लें कि इस धूमधाम से जयंती को मना रहा है, मैच का आयोजन हो रहा है, लेकिन ये न्यूजीलैंड से लाया गया टर्फ ये जरूर सवाल पूछ रहा है कि मुझे कब बिछाओगे। क्या झारखंड में 1.5 साल तक बारिश रहती है? कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ किया है कि संमेद शिखर को लेकर राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। भारत सरकार के गजट प्रकाशन के बाद ये मुद्दा सामने आ गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और इस मामले पर जल्द ही हल निकालने की कोशिश होगी। सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिए। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी उसे जानकारी लेनी होगी, तत्पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है, और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं, ये हम जरूर देखेंगे। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। गुमला की कामडारा में कृष्णा पहाड़ से मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बोकारो की गोमिया में पानी भरे गड्ढे से बुजुर्ग का शव बरामद, पुलिस शव की पहचान नहीं कर पा रही, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। गुमला में शराब पीने के विवाद में युवक पर पत्थर से किया गया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हजारीबाग के ब्रह्मस्थान मंदिर समिति और स्थानीय ठेकेदार के बीच हुआ विवाद, ब्रह्मस्थान मंदिर का निर्माण कराने की मांग, ठेकेदार ने मांग पूरा करने से किया इनकार। गिरिडीह के बिरनी में चावल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, जमीन पर गिरी चावल की बोरियां। बोकारो के चास में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, ट्रेलर ने मारी पीछे से टक्कर। लोहरदगा के मिशन चौक में तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़ी ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, ऑटो और बोलेरो की भिड़ंत में कोई हताहत नहीं। जामताड़ा के फतेहपुर थाना प्रभारी ने डाढ़ पूजा गांव के कई लोगों पर दर्ज किया मामला,
सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ का मामला। पाकुड़ के खामपुर गांव में नवविवाहिता ने मायके में लगाई फांसी, महिला का मानसिक संतुलन नहीं था ठीक। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार लगातार जारी, बरवा अड्डा इलाके में खनन विभाग के अधिकारियों की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध कोयला और 9 ट्रक हुए जब्त। धनबाद के निश्चितपुर हॉल्ट में आरपीएफ की छापेमारी, प्रतिबंधित गुटखे से भरी कई बोरियों को किया गया जब्त। पाकुड़ के हिरणपुर में 4 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त, चालक मौके से फरार। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में लुभावने ऑफर का प्रलोभन देकर शिक्षक से 1,33,000 रुपए की ठगी, मामला दर्ज, पुलिस कर रही है छानबीन। जमशेदपुर में पोटका पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी, रानी कुदर गांव में अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की गाड़ी को ग्राम प्रधानों ने घेरा, अपनी मांगों से कराया अवगत, विधायक ने कार्रवाई करने का दिलाया भरोसा। पलामू में कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार धीमी, बूस्टर डोज भी लक्ष्य से है पीछे, नहीं मिल पा रही है वैक्सीन। हॉकी के महान खिलाड़ी मरांग गोमके जयपाल सिंह की मनाई जा रही जयंती, मरांग गोमके स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम है अधूरा, 6 महीने में पूरा करने का रखा गया था लक्ष्य। पलामू के लोइंगा गांव में 100 गरीबों के बीच कंबल का वितरण, पूर्व पंचायत प्रतिनिधि ने किया कंबल का वितरण। लोहरदगा में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन, वन्य जीवों पर आधारित फिल्म की हुई प्रदर्शनी। रामगढ़ के पतरातू में पीवीयूएनएल के वाहन चालकों का धरना जारी, कई बार मांग के बावजूद नहीं बढ़ रही मिनिमम वेजेस। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।